नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ ही। पाक आर्मी क्या जनरल जियाउर रहमान के रास्ते पर चल रही है? ये बड़ा सवाल उठ गया है। जनरल जिया के रास्ते पर पाक आर्मी है क्योंकि आसिम मुनीर का काल क्या ऑपरेशन टॉपेक 2.0 बनेगा? ये बड़ा सवाल यहां पर उठ गया है। बताते चले कि यहां धारा 370 एब्रोगेट करने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और शांति बहाल की गई। आपसी भाईचारा तो पहले से ही है, लेकिन कश्मीर में देखिए किस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, जो पाकिस्तान को नहीं पच रहा था। और जिन्ना के जो चेले हैं, जिनकी गहरी चिंता अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जिन्हें सताना शुरू हो गई है, क्योंकि जियाउल हक का ही ऑपरेशन टॉपेक पार्ट 2 अब शुरू कर दिया गया है। और आईएसआई से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बड़ी बातें कही गई। ये तमाम अटकलें देखिए किस तरह से लगाई जा रही थी कि अब जनरल जिया के रास्ते पर पाक आर्मी क्या चल रही है। आसिम मुनीर का काल ऑपरेशन टॉपेक 2.0 बनेगा। और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा समझ लीजिए कि टॉपेक ऑपरेशन था क्या। देखिए 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के बनने के बाद पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहता था। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जंग चल रही थी। पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से अफगान मुजाहिदीन को ही प्रशिक्षण और हथियार दिए। और जब ये जंग खत्म होने लगी तो पाकिस्तान ने इन यहाँ लड़ाकों को कश्मीर की ओर मोड़ दिया था। 1988 के अंदर मेजर जनरल जियाउल हक ने आईएसआई के रावलपिंडी मुख्यालय में एक बैठक की, जहां पर ऑपरेशन टॉपेक की रूपरेखा को तैयार किया गया। और इसका मकसद था कि धर्म के आधार पर नफरत फैलाकर भारत को अशांत करना। इसके लिए हथियारबंद मुजाहिदीन आईएसआई की मदद से कश्मीर भेजने का फैसला लिया गया। और पहले आप देखिए किस तरह से पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ जो आतंकवादी हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। 90 के बाद हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया गया। जनरल असीम मलिक यही काम द रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि टीआरएफ को बढ़ावा देकर कर रहे हैं। तो 1987 और 89 के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल आईएसआई चीफ के तौर पर भारत के खिलाफ काफी एक्टिव रहा। और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी कि एसएसजी के रिटायर्ड कमांडोज ने आतंकवादियों को हथियार चलाने, बम बनाने और घुसपैठ की ट्रेनिंग दी। खुद आतंकवादी यहाँ पर राष्ट्रपति जो आप देखिए ये जनरल परवेज मुशर्रफ की बात हो रही थी, 2010 में इस बात को स्वीकार भी किया था। और आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और जेकेएलएफ के आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। तो वहीं देखिए 2008 में मुंबई अटैक में भी ऑपरेशन टॉपेक का ही हिस्सा बताया गया था। और साथ ही साथ संसद पर भी जिस तरह से हमला किया गया था उसमें भी इन लोगों का हाथ बताया गया। तो अब यहां से अंदाजा लगाइए क्या ऑपरेशन यहां टॉपेक 2.0 आसिम मुनीर का काल बनेगा, क्योंकि भारत ने 2 टूक चेतावनी जरूर दी है कि आतंकवादियों का खात्मा यहां पर किया जाएगा। चलिए पैनल की ओर सीधा बढ़ जाते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कर्नल दीपक कुमार, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत कर्नल जुड़ने के लिए। मेजर मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो फिलहाल इस वक्त कर्नल दीपक हमारे साथ जुड़े हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कर्नल दीपक, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से ऑपरेशन टॉपेक 2.0 की बात हो रही है, क्या ये दोबारा से शुरू किया गया है पाकिस्तान के अंदर और ये मुनीर का काल बनेगा? कर्नल दीपक, आवाज आ रही है? चलिए मेजर मोहम्मद अली शाह, आपको आवाज आ रही है? जवाब दे दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। कर्नल दीपक को आवाज नहीं जा रही है। अलूनी हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकार, आपको आवाज आ रही है क्या? ब्रह्मदीप जी जवाब दीजिएगा। ऑपरेशन टॉपेक 2.0 की बात कर रही हूं, क्या इस बार भी वही चलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान तो भारत का आमने सामने के युद्ध में सामना कर ही नहीं सकता। वह 1965 में भी ये जान गया, 1971 में भी जान गया। तो पाकिस्तान की नीति रही है कि फिर भारत को छद्म युद्ध से कैसे परेशान किया जा सकता है। ऑपरेशन टॉपेक जो था वो ये जियाउल हक की वही नीति थी जिसके कारण भारत के पंजाब में, उत्तर पूर्व में बहुत सारी जगह पर सांप्रदायिक तनाव फैलाए गए। क्या भारत में क्षेत्रीय स्तर पर
आतंकी संगठनों को प्रोटेक्ट करके भारत को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो 1970 का दशक था या 80 का दशक था, अब चीजें बहुत बदल गई है। दरअसल उस दौर में पाकिस्तान को बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान के तौर पर बहुत सारा पैसा दिया था, जिससे सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन को तैयार किया जाए। तो उस अमेरिकी मदद का दुरुपयोग करके पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध शुरू किया था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब अमेरिका बेकार का पैसा इस प्रकार से पाकिस्तान को दे नहीं सकता। खाड़ी देशों से पाकिस्तान को इसलिए पैसा नहीं मिलेगा कर्नल दीपक, आवाज आ रही सऊदी है? अरब जैसे देश, जी ठीक है, ब्रह्मदीप जी कंटिन्यू कीजिए। वो जो है वो भारत के समर्थन में खड़े हैं और उनके डेवलपमेंट में भारत की बहुत बड़ी, जैसे सऊदी अरब 2030 का जो मॉडल है उसको डेवलप करने में भारत मददगार है। तो देखिए, आप टॉपिक जैसी जो ऑपरेशन शुरू करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए, अब वो भारत के खिलाफ हासिल नहीं हो सकता। और पाकिस्तान अपने यहाँ पर इतना उलझा हुआ देश है, अपने इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कि उनको अपनी आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए वहां की सेना को बहुत बड़े प्रयास करने होंगे। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने दावा किया था और द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात कही थी, ये भी कहा था कि किस प्रकार से वो जो है वो कैसे हिंदू और मुसलमान जो है वो अलग अलग लोग हैं, इस प्रकार की जो बातें कही थी। उसके बाद आतंकियों ने कलमे के नाम पे हिंदुओं को निशाना बनाया, ये कोशिश थी। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके बाद पाकिस्तान की हरकत के बाद भी में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। इसका मतलब मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत आपका अली शाह जी। बोलिए बोलिए ब्रह्मदीप जी। तो पाकिस्तान के इरादों को बेहतर तरीके से जानते भारत के जो लोग हैं वो जानते, और भारत की सांप्रदायिक एकता इस बात नहीं, वो तो सामने सबूत भी देती है। कर्नल दीपक, पाकिस्तानी सेना के पास करीब 13.11 लाख आर्मी जवान, 1.24 लाख नौसैनिक और 78,000 वायु सैनिक हैं। तो पाकिस्तान के कुल विमान 1,399 हैं, जिनमें 328 लड़ाकू हैं, 90 अटैक टाइप हैं। तो 64 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, 565 ट्रेनर, 4 ट्रैकर फ्लीट है, 373 हेलीकॉप्टर, जिसमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अभी और भी है डाटा, दूसरे सवाल पर आऊंगी। इन सब से क्या भारत के साथ लड़ पाएगा? क्योंकि टॉपैक 2.0 की तो बात हो ही रही है कि आप यहाँ पर जियाउर रहमान के नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामान देख लीजिए आपके पास कितना है। कर्नल दीपक देखिए, पाकिस्तान जो है ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी कमी ये है कि वो तारीख से कुछ सीखते नहीं। जियाउल हक तो बाद में आए थे, लेकिन उससे पहले 1965 में, और उससे पहले क्या हुआ, अयूब खान थे वहां के राष्ट्रपति। उनको लगा कि सिएटो और सेंटो ज्वाइन करके और अमेरिका से जो है वेस्टर्न कंट्री से मिलिट्री हार्डवेयर ले लिया। और उससे पहले ही जो है 1962 की लड़ाई हुई थी चीन और भारत की, उसमें चीन को जो है, भारत को जो है मतलब हार का सामना करना पड़ा था, हमारी फौज को जो पीछे हटना पड़ा। तो उनको लगा कि अगर चीनी जो है भारत को हरा सकते हैं, भारतीय सेना को, तो हम भी हरा सकते हैं। और जब उनको नए हथियार मिल गए, जब उनको पैटर्न टैंक और स्टार फाइटर और सेबर जेट्स जैसे हवाई जहाज मिल गए, तो उनको लगा कि पाकिस्तान तो भारत को यूं ही हरा दे। और एक गलत बयानिया वहां पे पाकिस्तान में पैदा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान का जो एक फौजी है वो भारत के 3 फौजियों के बराबर। तो ये एक बड़ी, मतलब मैं कहूंगा कि रेसिस्ट। अरे ये तो समय ही बताएगा कि कौन सा फौजी कितने के बराबर है। लेकिन फिलहाल मेजर मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं कि चाइना साथ आ गया है। बात कंप्लीट करने का ठीक है, 30 सेकंड दीजिए प्लीज, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने के लिए करिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान को जो है मुंह की खानी पड़ी। अगर 1965 की लड़ाई देखें तो हमने उनसे 4 गुना टेरिटरी पे कब्जा किया था जितना उन्होंने किया। हमारी जो, उनकी जो कैजुअलिटीज थी हमारी से डबल से ज्यादा थी। उनके हवाई जहाज और हमारे हवाई जहाज में
तकरीबन बराबरी का था, क्योंकि हमारे हवाई जहाज पुरानी टेक्नोलॉजी के थे। लेकिन फिर भी हमने उनका मुकाबला किया और ताशकंद में उनको हमारी जो है सारी मांगे माननी पड़ी और उनकी दरअसल एक शिकस्त हुई, ये कि जो वो चाहते थे कि कश्मीर के ऊपर बाय फोर्स ऑफ आर्म्स वो कब्जा कर लें, वो नहीं कर पाए। और वो चाहते थे कि ये जो पुंछ रजौरी सेक्टर में जो है ये जमीन इन्होंने थोड़ी सी काबिज हो गए थे जिसपे कि ये इसको ना लौटाना पड़े, लेकिन वो भी उनको लौटानी पड़ी, क्योंकि हम जो है सियालकोट के बहुत नजदीक थे, हम लाहौर के बाहर तक पहुंच गए थे और शायद अगर कुछ दिन और युद्ध चलता, अगर ये यूएन में ना जाते और ताशकंद में जाके ये समझौता ना होता, तो शायद हम जो है लाहौर के ऊपर भी और सियालकोट के ऊपर भी कब्जा कर लेते। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इट इज नॉट द वॉर मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। एंड उसके लिए भारत के फौजियों का कोई भी जो है सानी नहीं है पूरी दुनिया में। अरे भारत ने जब भी कोई काम किया है स्ट्रैटेजी के साथ किया है, ऐसे ही नहीं कर लिया है। एक और बड़ी खबर दिखाते चले कि हथियार ही नहीं एकता भी भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया कि भारत की एकता सबसे बड़ी ताकत है भारत की, और 140 करोड़ जो जनता है वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है और एकता के साथ खड़ी है। तो हथियार ही नहीं, एकता भी भारत का सबसे बड़ा हथियार है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों की एकता और एकजुटता देश की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास आऊंगी सीधा। एक तरफ तो पीएम का बयान है कि एकता भी एक बहुत बड़ा हथियार है देश के पास। मोहम्मद अली शाह जी, आवाज आ रही है? दीजिए। आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए, आप प्रश्न करिए अपना। पीएम की तरफ से कहा गया कि भारत के पास सिर्फ हथियार ही नहीं, एकता भी है जो सबसे बड़ा हथियार है। पीएम साहब का बयान बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियार है उनकी एकता। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने उसी एकता पे वार करने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जनरल आसिम मुनीर एक घटिया, बहुत ही शर्मनाक बयान देते हैं टू नेशन थियरी के बारे में, हिंदुस्तान और मुसलमान के बारे में। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी इन्होंने। इनको क्या लगा? इनको लगा कि बांग्लादेश के अंदर वो जिनसे वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं खुश कर देंगे करके। इनको ये मालूम नहीं था, एहसास नहीं हुआ कि इसके रिपरकशंस हिंदुस्तान में कितने आगे निकल जाएंगे। उसके 4 दिन के बाद पहलगाम में बहुत ही गंदा, मैं दर्दनाक, दहशती बरिंदे वाला हमला हुआ। नाम पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को बोला कपड़े निकालो कलमा पढ़ने के लिए, यानी कि साफ मालूम होता है, बच्चे को भी मालूम हो जाएगा कि इसके पीछे मंशा क्या थी, इसका मकसद क्या था। मोहम्मद अली शाह जी, मोहम्मद अली शाह जी, एक मैं खत्म नहीं किया, एक मिनट प्लीज। तो इसके पीछे हमको बांटने की कोशिश करी, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। हम लोग नहीं बटे, बल्कि क्या हुआ, हम और एकता हो गई। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर एक नागरिक, हर एक देश प्रेमी इसकी सख्त निंदा कर रहा है। ऐसा कभी पहले बार नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट करा है, मस्जिद के अंदर से अनाउंसमेंट हुए हैं। किसी को अगर शक होता है किसी भी उग्रवादी के ऊपर कि भाई ये ओवरग्राउंड वर्कर भी है, फौरन इतला करें। हालांकि इसके पीछे लोकल सपोर्ट होगा बिल्कुल, और ये मैं नहीं मानूंगा कि भाई कि पूरा गांव सपोर्ट कर रहा था। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग होंगे, गद्दार होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है अली शाह जी, ठीक है। ब्रह्मजीत जी, चाइना साथ आ गया, टर्की साथ आ गया, अजरबैजान की तरफ से भी साथ दिया गया, तो क्या जंग जीत ली जाएगी क्या? देखिए, आपका सवाल बहुत गंभीर है कि चाइना के साथ आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा। यूक्रेन और रशिया को भी याद कर लीजिएगा, जहां पर एक बड़ा सपोर्ट अमेरिका की तरफ से भी दिया गया था। नहीं, देखिए, रूस का तो सपोर्ट पाकिस्तान को कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि भारत का अजीज दोस्त है। लेकिन चाइना साथ आ गया तो क्या फर्क पड़ सकता है? निश्चित तौर पर पाकिस्तान से जब भी युद्ध हुआ है तो चाइना ने कभी साथ नहीं दिया है। लेकिन इस बार जो चीनी राजदूत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात हुई है,
और चीन के राजदूत ने कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करेगा। तो यदि चीन के फ्रंट पर मोर्चा खुलता है तो निश्चित तौर पर भारत की चुनौती बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। यह बहुत स्पष्ट है कि हमारे जो बिपिन रावत पूर्व सेनाध्यक्ष थे जो शहीद हो गए, उन्होंने कहा भी था एक बार कि भारत 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तो 2.5 मोर्चे का मतलब उसमें चीन भी शामिल था, और चीन को हम गलवान घाटी में सबक सिखा चुके। दूसरी बात यह भी है कि हमको यहाँ पर आशंकित होने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन जो है वो अर्थव्यवस्था आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है, और वह भारत पाकिस्तान के युद्ध में उलझने की गलती इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसे निवेश नहीं देता है। पाकिस्तान में उसकी जो परियोजना है वो अटकी हुई है, जबकि भारत से उसका अरबों का डॉलर का व्यापार है जो कि प्रभावित हो सकता है। तो कूटनीतिक स्तर पर भारत का जो कद है उसके कारण यह लगता नहीं कि चीन और पाकिस्तान एक होकर भारत के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हाँ, इस बार यह जरूर हो सकता है कि चीन जो है वो भारतीय सीमा के वहां पर अपनी सैन्य टुकड़ियों को बढ़ाकर भारत पर दबाव बढ़ा सकता है, और भारत पर यदि दबाव बढ़ाता है उसके बावजूद भारत पश्चिमी सीमाओं पर जाकर बेहतर तरीके से लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ब्रह्मदीप जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत 5वें पायदान पर है और तीसरे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है, और इस वक्त आप देखिए काम भी चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर पीछे धकेलने के लिए काम किया जा रहा हो, ग्लोबली अगर बात की जाए तो? क्योंकि बात तो की जा सकती है ना हर तरीके से, क्योंकि जंग अगर होती है तो नुकसान काफी झेलना भी पड़ सकता है, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो चाहे वो इंडिया की बात हो। देखिए, आपका सवाल बेशक वाजिब है, और ऐसा हो सकता है। निश्चित तौर पर कोई विकासशील देश यदि इतनी तेजी से ग्रोथ करता है तो विकसित देशों को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन हमको इसलिए भी ऐसा अंदेशा नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जो चीन और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, खासकर आर्थिक युद्ध चल रहा है, या जो हिंद महासागर में युद्ध चल रहा है, उसमें भारत एक अहम भागीदार है अमेरिका का। और यदि भारत कमजोर पड़ता है, इसका मतलब है कि चीन जो है ज्यादा मजबूत होकर अमेरिका के सामने खड़ा होगा, और अमेरिका की डॉलर कूटनीति जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो अमेरिका कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता, इस कारण भारत जो है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, मतलब कूटनीतिक तौर पर, लेकिन सबक सिखाना जरूरी रहेगा। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, देखिए पाकिस्तान के अंदर से एक बड़ा बयान सामने आया है कि हाँ, हमने आतंकवादी पाले हैं। ख्वाजा आसिफ के बाद बिलावल भुट्टो ने अब ये बात पूरी तरह से कबूल ली है। अब बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का जुर्म कबूल लिया है, कहा कि हाँ, हमने पाकिस्तान को पाला है, और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को भी पाकिस्तान पाल रहा है। पाकिस्तानियों को तो पाला ही जा रहा है, लेकिन इस बीच में बड़ी बात और एक बड़ा बयान बिलावल भुट्टो की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अपना बयान दिया है, और बिलावल भुट्टो भी कह रहा है कि पाकिस्तान डर्टी वर्क करता आया है, पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला है, और आतंकवाद कोई राज नहीं है, पाकिस्तान का अपना पास रहा है। इसका नतीजा ये रहा कि हमने बहुत कुछ झेला है और झेलना भी पड़ा है। हमने खुद इससे सबक सीखा है, हमें इसमें सुधार लाने के लिए प्रोसेस से गुजरना होगा। बिलावल भुट्टो ने अब पाकिस्तान के इतिहास को लेकर, आतंकवाद को लेकर भी बात कही, और इतिहास के साथ आतंकवाद यहां पर जुड़ा हुआ है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भी एक बड़ा बयान जारी किया गया था। 30 साल आतंकियों का समर्थन किया है। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले के बाद ये बात कही थी, और 30 साल से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है। बिलावल ने आसिफ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों का अंजाम भुगता है। ख्वाजा आसिफ के आतंकवाद वाले बयान के बाद बिलावल भुट्टो ने भी अपना जो जुर्म है वो कबूल किया। उन्होंने कहा कि जो मेरी मां के साथ भी हुआ वो भी मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो के साथ भी क्या कुछ हुआ था। कर्नल दीपक, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी इस बात को अब मान लिया गया है। आसिफ की तरफ से ये बड़ी बात कही गई कि हाँ ठीक है, हम फंडिंग भी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को पालते भी हैं, तो फिर अब सबूत कौन सा चाहिए? अब तो सिर्फ जवाब चाहिए। देखिए, जो बिलावल भुट्टो ने कहा है या उनके विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ये जो है ये तो सारा जग जाहिर है, इसको सारी जो है आलमी दुनिया सब जानते हैं इस बात। और ये दो ही नहीं, इसके अलावा मुशर्रफ ने भी जो है अपने एक टीवी ब्रॉडकास्ट में उन्होंने पाकिस्तान के नाम जो है एक ब्रॉडकास्ट किया था,
शायद जब ये ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था उस दौरान उनके ऊपर बहुत दबाव था वेस्टर्न कंट्रीज का, खास करके अमेरिका का। तो उन्होंने भी तब कहा था कि ये जो है जिहाद का ठेका क्या हमने ही ले रखा है, या समथिंग लाइक दैट, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट ही हैड सेड। और ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन देखिए, सबूत तो जो है हमने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। एनआईए के पिछले 2-3 दिन से एनआईए के हेड भी जो है वहां पे कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, और उनके पास सफिशिएंट सबूत हैं जिनके बेसिस पे कोई भी जो है किसी भी कोर्ट में या इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल कोर्ट में जो है मीडिया में नहीं, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में भी जो है कन्विक्शन किया जा सकता है उन आतंकवादियों का। लेकिन परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो मिलिट्री नहीं रही है, वो एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। उनका तो मोटो में भी जो है तकिया ईमान जिहाद आता है। और पाकिस्तान की सोसाइटी में जो मुल्लाओं को जो मेन स्ट्रीम किया है, सबसे बड़ी दिक्कत वो है, क्योंकि मिलिट्री और मुल्ला ये जो है पूरे देश का, पूरे समाज का जो आउटलुक है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जब तक ये इस तरीके की चीजें वहां पे नहीं सुधरेगी, मुल्लाओं को जो है मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं किया जाएगा, वहां की एजुकेशन को नहीं बदला जाएगा, तब तक जो है ये कुछ भी होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही आतंकवादी हमले भी होंगे, हम जो है उसका रिटेलिएट करेंगे। कभी मिसाइल स्ट्राइक होगी, कभी एयर स्ट्राइक होगी, कभी जो है ग्राउंड ऑपरेशंस होंगे, ये चलता रहेगा। मोहम्मद अली शाह जी, या तो जो है ठीक है, पाकिस्तान के जो है बैल्कनाइजेशन किया जाए कि सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और जो है खैबर पख्तूनख्वा को अलग किया जाए, तब शायद हो सकता है कि अरे उन तमाम इलाकों के अंदर तो पूरी तरह से आप देखिए ना कलह किस तरह से मची हुई है। अली शाह जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानियों को 2 महीने का राशन इकट्ठा करने के लिए कह दिया गया। मतलब पाकिस्तान भी जानता है कि जो गलत काम किया है, आतंकवादी जो हमले करवाए हैं, उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2 टूक जवाब तो पीएम ने भी दिया और गृह मंत्री ने भी। उन्होंने कहा हिसाब पूरी तरह से लिया जाएगा। बिल्कुल आशा जी, देखिए अभी पाकिस्तान छटपटा रहा है, वो हिला हुआ है, वो डरा हुआ है, इसके लिए क्योंकि वो गिल्टी कॉन्शियस भी है। उनको मालूम है उन्होंने गलत काम किया है और खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक की बात है ही नहीं। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो तो अंडरग्राउंड हो गए थे, वो गायब हो गए थे। वो कुछ चंद दिन तो बिल्कुल अपने बंकर में दुबक के छुप के कहीं पे बैठे हुए थे। वो कल का वीडियो है, कल सामने आए, वो टैंक के ऊपर खड़े होकर जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जोश दिला रहे हैं, जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि उन्होंने टैंक के ऊपर खड़े होके तो बोला ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे वो वीडियो अगर आप देखेंगी, उसके नीचे जहाँ पे वो खड़े हुए हैं ना टैंक पे, एक स्टार प्लेट है। उस स्टार प्लेट पे 4 स्टार्स हैं जो कि जनरल के होते हैं, कहीं भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं, हर एक आर्मी के, ठीक है। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल के 3 हो गए, मेजर जनरल के 2 हो गए, 2 स्टार, ब्रिगेडियर का 1 स्टार हो गया, 4 स्टार है। यानी क्या दर्शाता है? दर्शाता ये है कि वो स्टेज था, प्री प्लान था, वो जान के एक्सटेंशन के लिए काम किया गया है कि एक भड़काऊ भाषण दे दीजिए आप और 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। इसलिए ऑपरेशन टॉपैक 2.0 की बात कर रही हूं मैं। ब्रह्मदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, लेकिन जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान को रोकने के लिए अब आर्थिक मोर्चेबंदी करना जरूरी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को आप कराची बंदरगाह को ट्रैप कीजिए, कराची बंदरगाह को उड़ा दीजिए। पाकिस्तान का जो आर्थिक मदद, और दूसरी बात यह कि भारत ने जो एयर स्पेस बंद कर दिया है, उसी से वहां की एयरलाइंस बर्बाद होने वाली है। वाघा बॉर्डर को भारत ने बंद कर दिया है, तो आर्थिक तौर पर तो पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर चुका है। लेकिन मुझे लगता है युद्ध से ज्यादा बेहतर यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हो रहा है उसको प्रोटेक्ट होने दिया जाए, और यदि वो मजबूत आंदोलन होता है तो पाकिस्तान बिना युद्ध के ही मारा जाएगा, जिसकी पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। बहुत बेहतर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए ब्रह्मदीप जी, और अली शाह जी आपका भी धन्यवाद। कर्नल दीपक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखी, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, जिसके लिए पूरी तरह से तैयारी भारत ने कर ली है।
आर्थिक मोर्चेबंदी करना जरूरी है और आतंकवाद के गढ़ को खत्म करना जरूरी है, जड़ को मारना जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।